Hello students, today we discuss the further topics of unit number second. So हम लोग लास्ट क्लास में जो स्टडी कर रहे थे उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पोर्शंस जो है वो कवर अप कर लिए हैं. सो फर्स्टली हमको जो हम मशीन सेकंड सब्जेक्ट में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट किया है आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड वो यूनिट है. सो बेसिकली इस यूनिट से हमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है या व्हाट इज़ दी सोल पर्पस टू स्टडी दिस टॉपिक. सो आर्मेचर वाइंडिंग्स के लिए हमने स्टार्टिंग कर दिया था लास्ट लेक्चर में. सो आर्मेचर वाइंडिंग्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी किया था. सो बेसिकली सोल पर्पस क्या है हम लोगों को आर्मेचर वाइंडिंग का फिजिकल अरेंजमेंट इन अ मशीन वेदर इट इज़ अ सिंक्रोनस मशीन इन डीसी मशीन्स. बेसिकली हम लोग कंसर्न ज़्यादातर सिंक्रोनस मशीन के लिए ही हैं हमारे सेमेस्टर में, क्योंकि डीसी मशीन हमारे लास्ट सेमेस्टर का टॉपिक रह चुका है. फिर भी इफ़ वी हैव टाइम तो हम लोग उस मशीन यानी डीसी मशीन्स के जो कम्यूटेटर पिच है और भी दूसरे फंडामेंटल्स हैं उनको भी स्टडी करने की इसमें ट्राई करेंगे अगर टाइम हमारे पास रहा तो. बेसिकली हमें जो पोर्शन अभी कवर करने हैं वो है इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि व्हाट डज इट मीन्स बाय कंडक्टर, व्हाट डज इट मीन्स बाय टर्न्स क्या होते हैं. देन थर्ड हमने स्टार्ट किया था कॉइल साइड क्या होता है, कॉइल क्या होता है एंड पोल पिच क्या है, उसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो उसी को हम ब्रीफ में आज समझेंगे पोल पिच के बारे में. अकॉर्डिंग टू पिचिंग, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शनल पिचिंग, अकॉर्डिंग टू दी कोडिंग पिचिंग हम या अकॉर्डिंग टू पिचिंग हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं आर्मेचर की वाइंडिंग्स को. सो उन वाइंडिंग्स का क्या अरेंजमेंट रहता है, दो अरेंजमेंट्स में या दो पार्ट्स में उनको क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पिचिंग. फर्स्ट वन इज द फुल पिच वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज द शॉर्ट पिच वाइंडिंग. सो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. अब जो है इसमें इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी देखेंगे कि डबल लेयर और सिंगल लेयर वाइंडिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है और वो उससे क्या हम समझ सकते हैं. एंड जो लास्ट इसमें वाइंडिंग का टाइप रिमेनिंग है जो लेफ्ट रहता है वो है हमारे पास कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमको अभी तो हम टर्मिनोलॉजीज को ही लेके स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद हम वाइंडिंग्स को स्टडी करेंगे. देन उन वाइंडिंग्स का क्या फिजिकल अरेंजमेंट होता है, किस अरेंजमेंट में इन अ सीरीज अरेंजमेंट, वेदर इट इज़ अ सीरीज अरेंजमेंट और वेदर इट इज़ अ पैरेलल अरेंजमेंट आप उनको कन्फिगर करते हो या उनको फॉर्मेटिंग की जाती है मशीन के स्लॉट्स में, वो चीज़ हमको इसमें देखनी है आगे. ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद उसके बाद इसमें होता है कि बेसिकली ये जो वाइंडिंग्स हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग्स जो हैं या हम बोल सकते हैं यही आर्मेचर जब हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे माइंड में यही पिक्चर होता है कि आर्मेचर इज अ सोलली रिस्पॉन्सिबल टू दी रोटर पार्ट एंड जो फील्ड पोल्स होते हैं या जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो आपके हमेशा स्टेटर पे प्लेस होते हैं. ये अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन है या अब तक हम यही जानते हैं. बट इसमें एक मशीन हम इस सेमेस्टर में जो एडवांस मशीन पढ़ेंगे वो होता है सिंक्रोनस मशीन, जिसमें कि क्या होता है आर्मेचर साइड जो होता है उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं या उसको कहाँ पे सिचुएट किया जाता है ऑन दी स्टेटर साइड. एंड जो फील्ड पोल्स होते हैं या जो पोल वाला पोर्शन होता है, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, उसको हम कहाँ पे अरेंज करते हैं इन दी केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन अपने रोटर पार्ट में. ठीक है. सो ये जो अरेंजमेंट्स हम पढ़ेंगे ये आर्मेचर वाइंडिंग से तो टाइप्स हैं ही सही. ठीक है, और हम किस मशीन के लिए पढ़ रहे हैं ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम बेसिकली किस यूनिट के लिए पढ़ रहे हैं, सोलली किस यूनिट के लिए पढ़ रहे हैं, वो हमारे सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन के अरेंजमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे. डीसी मशीन्स में क्या होता है, डीसी मशीन्स में लैप और वेव दो तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. ठीक है, कम्यूटेटर पिच उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजी निकल के आती है. ठीक है, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बेसिकली पोल पिच वगैरह तो वहाँ पे भी सेम ही रहता है डीसी मशीन में. देखो ट्रांसफार्मर में इसका कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम सिंपली क्या करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट्स होते हैं, उसमें कोर और शेल टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको हम कन्फिगर करते हैं. वहाँ पे वाइंडिंग्स में हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती हैं.
बट जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पे आपको डिजाइनिंग की बात की जाती है कि किस तरह से हम आर्मेचर की बाइंडिंग की डिजाइनिंग करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर ये भी बताता है कि हमें अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स पता है, नंबर ऑफ होल्स पता है, ठीक है, तो हम डेटास को अपने आप निकाल सकते हैं इफ़ वी नो दी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हमें पता है, अगर आपको क्वेश्चन में डेटा दे दिया जाएगा कि नंबर ऑफ होल्स कितना है, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है, तो यू कैन ईजिली अरेंज दी बाइंडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्लॉट्स की क्राइटेरिया को देखते हुए, या जो हमारी डिमांड है उसको देखते हुए। आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने शॉर्ट पिचिंग क्यों किया है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग्स जो है हम स्टडी कर रहे हैं, वो किस मशीन के लिए स्टडी कर रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन के लिए या फिर इंडक्शन मशीन के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। जो हम फिजिकल अरेंजमेंट देखेंगे, एक तरह से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, खुद भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हो जाएगी इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के बाद, ठीक है। हम किस तरह से स्लॉट पिच निकाल सकते हैं, पिच एंगल निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम एक क्योंकि हमें इंडक्शन और सिंक्रोनस स्टार्ट करने से पहले जो हमारी सेकेंड और थर्ड जो यूनिट होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो हमें बताती है कि हमें एक सिंपल सा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए रोटेटिंग मशीन्स के एस्पेक्ट में, ठीक है। रोटेटिंग मशीन्स जो होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो मशीन्स पढ़ी हैं, दीज आर दी प्योरली डीसी बेस्ड मशीन, ठीक है। अब जब हम एसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल अलग होता है, ठीक है, उसको हम आगे के थर्ड लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट आगे जो इस आर्मेचर वाइंडिंग के फिजिकल अरेंजमेंट पढ़ने के बाद जो टॉपिक इसमें रिमेनिंग रहेगा वो है हमारा एमएमएफ, या फिर जो एयर गैप है उसमें एमएमएफ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ठीक है। पोल पिच, फुल पिच वाइंडिंग, सिंगल लेयर, डबल लेयर, कंसंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ठीक है, केपी केडी जो होता है, जिसको हम पिच फैक्टर भी बोलते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी होता है, विच इज कंबाइनली वी कैन से इट इज अ बाइंडिंग फैक्टर, ओके। तो ये भी आपके सिलेबस में है। सो बाइंडिंग फैक्टर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। सो उसके बाद हमने इस चैप्टर का जो भी हमने पढ़ा है वो आर्मेचर वाइंडिंग का फिजिकल अरेंजमेंट आ जाएगा, किस तरह से हम स्लॉट्स में डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे उनको अरेंज कर सकते हैं, यही चीज़ हमें इस यूनिट में कवर अप करनी है। आगे की जो थर्ड यूनिट होगी उसमें हमें पूरा का पूरा स्टडी करना होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्योंकि एसी मशीन जो होती है उनके वर्किंग प्रिंसिपल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और बेसिकली ये आरएमएफ जो होता है जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, वो किस में हमारे काम आती है, वर्किंग प्रिंसिपल किसका है, ये इंडक्शन मशीन का। तो वो हम चीज़ देखेंगे कि एक सिंगल वाइंडिंग्स में जो होता है कैसे जनरेट होता है, फिर हम इसमें वाइंडिंग्स के अरेंजमेंट, डिफरेंट वाइंडिंग अरेंजमेंट्स लेकर के देखेंगे कि उसमें हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए, जिसमें हम एक सिंगल वाइंडिंग लेंगे, फिर उसके अंदर हम 3 फेज वाइंडिंग लेंगे, ठीक है। 3 फेज वाइंडिंग में देखेंगे कि अगर वाइंडिंग्स जो है, देखो वाइंडिंग्स जो है अगर वो 120 डिग्री अपार्ट होती है एक दूसरे से, दैट मीन्स इस तरह का अरेंजमेंट है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पे है वाइंडिंग्स, ठीक है, 90 डिग्री पे वाइंडिंग्स हैं, तो उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा। अगर वो वाइंडिंग 120 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट हैं, ठीक है, आर वाई भी 3 फेजेस होंगे, अगर उन तीनों में 120 डिग्री का एंगल होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी, ये किसके एस्पेक्ट में बात होगी, स्टेटर वाइंडिंग के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम थर्ड यूनिट में कवर करेंगे, वो सब चीज़ें कवर करने के बाद नहीं। बट हाँ, अभी तक हमें ये याद होना चाहिए कि हम इस यूनिट में क्या क्या पोर्शन कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं और आगे हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल अरेंजमेंट पढ़ना है बेसिकली, तो हमारा मोटिव क्या है इस यूनिट से, फिजिकल अरेंजमेंट याद होना चाहिए कि मशीन्स को हम जब डिज़ाइन करता है कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी या कोई भी एक इंजीनियर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो काम करता है, जब वो किसी मशीन को डिज़ाइन करता है तो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग की फिजिकल अरेंजमेंट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग की डिज़ाइनिंग करना ही एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, किसके रेस्पेक्ट में, अपने मशीन डिज़ाइनिंग के रेस्पेक्ट में। तो एक तरह से ये यूनिट जो है वो पूरी तरह से थोड़ा बहुत मशीन डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट में चली जाती है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का फिजिकल अरेंजमेंट हमको इसमें देखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ, अब हम आगे इसमें ये चीज़ और देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्मेचर, जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो हमारा ईएमएफ निकल के आएगा उसकी वेव जो है वो साइनोसॉइडल निकल के आए, हार्मोनिक कंटेंट हमारे पास उतनी ही ज़्यादा कम निकल के आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर भी स्टडी करेंगे।
सो लास्ट क्लास में हमने जहाँ से हमारा पोर्शन जो है वो छोड़ा था उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पोल पिच का डेफिनेशन बताया था, ठीक है। इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल। देखो दो डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किन्हीं भी दो, यानी कि एडजेसेंट मीन्स जो आपस में पास में जो प्लेस में, यानी एक दूसरे के कंजिक्यूटिव जो पोल्स होंगे नियर बाय लोकेशन में, जो कंजिक्यूटिव पोल्स होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम पोल पिच बोल सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पोल पूरी एक साइकिल में या एक रेवोल्यूशन में या वन साइकिल में, ठीक है, यानी कि एक पूरा सर्किल या एक चक्कर लगाने के बाद जो जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पोल पिच बोल सकते हैं। और ये थर्ड डेफिनेशन जो है वो सारा उनको समराइज करता है कि दिस इज दी नथिंग बट दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। ओके, किन्हीं भी दो एडजेसेंट पोल के बीच का जो भी एंगुलर डिस्टेंस होगा। अब ये एंगुलर डिस्टेंस मैंने क्यों बोला है, क्योंकि पोल पिच की जो यूनिट होती है, जो पोल पिच होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, डिग्रीज में। या तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होगी यूनिट या फिर वो मैकेनिकल डिग्रीज में होगी। तो हम यहाँ पे किस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब आपको चीज़ें शायद थोड़ी बहुत समझ में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा समझ में आने लग गई होंगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वन पोल पिच इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज दिस फॉर्मूला इन मैकेनिकल डिग्रीज, दिस इज 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्रीज, ठीक है। 360 अपॉन नंबर ऑफ पोल, पी इज द नंबर ऑफ पोल एंड मैकेनिकल डिग्रीज इज द यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, वन पोल पिच को अगर हमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कोई भी मैकेनिकल डिग्रीज को हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विद मैकेनिकल एंगल विद इट टू P by 2, that is number of poles by divided by 2। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो तो you can convert the mechanical degrees into the electrical degrees। Okay, so we have got this conclusion that is 180 degree electrical। and यहाँ से मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आप कितना ही नंबर ऑफ पोल लेके चलो, ठीक है, आपकी मशीन कितनी ही पोल की हो, 2 पोल की हो, 4 पोल की हो, 3 पोल की हो, 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, कितनी पोल्स की हो, तो हमेशा ये चीज़ याद होनी चाहिए कि उसके ऊपर पोल पिच के ऊपर वो कभी भी डिपेंड नहीं करती या उसका पोल पिच पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वेदर वी हैव एनी नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, मशीन के अंदर कोई भी पोल की मशीन और कितने नंबर ऑफ पोल्स हों, जब हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में पोल पिच की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे या निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमेशा क्या होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की वैल्यू निकल के आती है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टडी कर दिया था, ठीक है। हम बहुत सारे डायग्राम्स लेके चलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये याद रखो जो फॉर्मुलेज मैं आपको बता रही हूँ, इन फॉर्मुलेज का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारे आगे के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो वहाँ से जब हम प्रॉब्लम्स करते चलेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा सिंप्लीफाई और अच्छी तरह समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अभी तक के लिए इतना याद रखो कि कंडक्टर हमें कितने चाहिए होंगे, 1 टन की वाइंडिंग को बनाने के लिए आपको 2 कंडक्टर चाहिए होंगे। हमेशा कंडक्टर की वैल्यू जो होती है, जितने टन की वाइंडिंग बनानी होती है उससे दुगनी चाहिए होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली थी, Z = 2 × T होता है, ठीक है। कंडक्टर की वैल्यू हमेशा जितना भी टर्न आपकी वाइंडिंग को, जितने टर्न की वाइंडिंग को आपको कॉन्फ़िगर करना है या मैन्युफैक्चर करना है, उससे हमेशा दुगना ही अमाउंट हमें या दुगनी वैल्यू लेके चलनी होती है, ठीक है। टर्न की बात हो गई। कॉइल क्या होता है, इन टर्न्स को आपस में जोड़ दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाए, कॉइल का फॉर्मेट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई थी। कॉइल साइड्स क्या होते हैं, कॉइल साइड क्या होते हैं, किसी भी वाइंडिंग, किसी भी कॉइल की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा उसके 2 कॉइल साइड्स होते हैं, ठीक है। कौन से कॉइल साइड्स होते हैं, वो कॉइल साइड नंबर 1 एंड कॉइल साइड नंबर 2। कोई भी कॉइल हो, कितने ही नंबर ऑफ टर्न्स की हो, 2 टर्न्स की हो, 4 टर्न की हो, उसकी कितनी कॉइल साइड्स होती हैं, हमेशा 2 कॉइल साइड्स होती हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड जो था हमने देखा था, कॉइल स्पान क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, कॉइल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल स्पान बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉइल साइड इज नोन एज दी कॉइल पिच और कॉइल साइड्स, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिए थे वहाँ से। नेक्स्ट हमने देखा था पोल पिच क्या होता है, ठीक है। पोल पिच अब हमारा चल ही रहा है टॉपिक्स। नेक्स्ट इसमें एक टर्म्स और याद रखनी चाहिए, वो होती है आपके पास स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल, ठीक है। देखो 2 डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि आगे जो डायग्राम्स हम स्टडी कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में, वो हम सिंक्रोनस मशीन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डायग्राम्स हमें फैमिलियर हैं या हम कुछ उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है, क्योंकि हम लास्ट हमारे सेमेस्टर क्लास में देखते आ रहे हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन फीचर्स होते हैं सिंक्रोनस या एक AC मशीन के, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, डिफर करते हैं फ्रॉम दी DC मशीन। वो हमेशा अलग होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम दी DC मशीन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो आपका आर्मेचर पोर्शन है या जो आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, आर्मेचर इज व्हाट, आर्मेचर इज नथिंग बट अ सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल इन केस
स्लॉटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। इस केस में यानी कि इस तरह का हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह से स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, डिस्क के अरेंज डिस्क के फॉर्मेट्स में होता है, उनको हम आगे हम कंबाइन कर देते हैं। सो इस तरह से अरेंजमेंट आर्मेचर होता है, लेकिन ये आर्मेचर कहाँ पे प्लेस होता है, आपके स्टेटर वाले पोर्शन में होता है। दूसरा जो आपको मैंने बताया था, ये रोटर जो होता है, रोटर दो टाइप का होता है, एक तो सिलेंड्रिकल होता है और एक सिलियन पोल होता है, ठीक है। पोल है, सिलियन पोल है, दैट मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स होंगे, और सिलेंड्रिकल है, दैट मीन्स वहाँ पे इसी तरह का एक बॉडी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, आगे हम चीज़ों को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लॉट पिच क्या होता है, स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक इस तरह का एक सिलेंड्रिकल रोटर मैंने यहाँ पे लेके चली हूँ, जिसमें कि मैंने नंबर ऑफ स्लॉट्स काट रखे हैं। अब वो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हो सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लॉट्स लिए मैंने, ठीक है। 9 स्लॉट्स की मशीन हो सकती है, 10 की हो सकती है, 11 की हो सकती है, 12 की हो सकती है, डिफरेंट करता है मैन्युफैक्चर को किस तरह का या हमारे जो भी कंज्यूमर है उसको किस तरह का डिमांड है, ठीक है। सो 9 स्लॉट्स की मशीन लिया है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो स्लॉट्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट एंगल या स्लॉट पिच बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी सेंटर से लूँ, ठीक है, इस पूरे पेरिफेरी में से जो उसका सेंटर पॉइंट है स्लॉट का और उसके पास वाले स्लॉट्स के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, यानी कि दो एडजेसेंट जो स्लॉट्स हैं उनके बीच का जो एक एंगल होगा उसको मैं क्या बोलती हूँ, स्लॉट एंगल, जिसको मैं लैम्डा से भी डिनोट कर सकती हूँ और किसी किसी बुक में इसको बीटा से भी डिनोट किया गया। अच्छा, जहाँ तक आती है बुक्स की बात, तो इसके लिए कौन सी बुक्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक बुक होती है स्टीफन्स जे चैम्पमैन, ठीक है। इसकी बुक आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, मतलब आप सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ में ये डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। दिस इज दी बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये अच्छी बुक है, इसमें न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स भी अच्छी दे रखी है, प्लस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ईजी बुक है। और दूसरा इसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीनरी फंडामेंटल्स के नाम से मिल जाएगी बुक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी फंडामेंटल्स। सो एक तो ये बुक होता है, और कोठारी को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कोठारी जो बुक है उससे बेस्ट तो ये है कि आप अशफाक हुसैन की बुक्स कंसिडर करें, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स अगर करनी है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है तो पीएस विमरा इज द बेस्ट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से विमरा अच्छी होती है, और स्टीफन्स जे चैम्पमैन अगर हम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं मशीन को, एज यू आर द स्टूडेंट जो आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी फंडामेंटल्स के नाम है, स्टीफन्स जे चैम्पमैन की बुक है, कम थ्योरी है, प्लस क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भले ही कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है उस बुक में, तो आप उसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से है। स्लॉट पिच क्या होता है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट स्लॉट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी स्लॉट एंगल होगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लॉट एंगल बोलते हैं या फिर स्लॉट पिच बोलते हैं, ठीक है। एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय दी वन स्लॉट, ओके। दो एडजेसेंट स्लॉट के बीच का ही हम एंगल निकालेंगे, स्लॉट एंगल, तो उसको हम बोलते हैं स्लॉट एंगल। वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है इसकी, 360 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल, इसमें भी वही दो केसेस होंगे, या तो मैकेनिकल डिग्रीज में होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 360 अपॉन एस, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिग्रीज। इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल डिग्रीज इनटू इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, देन वही सेम जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे वही वापस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, यू हैव टू रिमाइंड इट, ठीक है। ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पोल पिच का, ठीक है, एक यहाँ पे लैम्डा का, ठीक है। 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल आता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में बोलते हैं। मैकेनिकल डिग्रीज में देखो पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल डिग्रीज को मैंने इस तरह से हाईलाइट करके बोला है, तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। याद क्या होना चाहिए, सिंपल सा है, देखो ये एक सर्कुलर है, अगर हम एक सिंगल स्लॉट की बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, एंगल निकालने के लिए हमने पहले क्या किया था, 360 अपॉन पी किया था पोल पिच निकालने के लिए। इसी तरह से स्लॉट पिच निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 अपॉन एस करोगे। इस मैकेनिकल डिग्रीज को अगेन हमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, p/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वी हैव गॉट दी फाइनल फॉर्मूला फॉर स्लॉट पिच। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट पिच, ऑन द बेसिस ऑफ द पिचिंग वी हैव क्लासिफाई द वाइंडिंग्स इनटू टू फॉर्मेट्स, या फिर टू टाइप्स में हमने उसको क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज द फुल पिच वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज द शॉर्ट पिच, फ्रैक्शनल पिच और कॉर्डेड पिच वाइंडिंग, ठीक है। इनको हम तीन नाम से बुला सकते हैं,
ठीक है। फुल पिच का मतलब क्या होता है, पिचिंग से मतलब हम समझ में आ चुका है, किन्हीं भी दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है तो पोल पिच कहलाएगा, किन्हीं भी दो स्लॉट्स के बीच का डिफरेंस होगा तो उसको हम क्या बुलाएंगे, स्लॉट पिच बुलाएंगे। और ये किन डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे सब एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। चाहे हम पोल पिच की बात करें, वहाँ भी हम एंगुलर डिस्टेंस ही लेते चलते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में यूनिट होता है। नेक्स्ट अगर हम स्लॉट पिच की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल 2 डिग्रीज में हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस जो होती है वो एक लीनियर नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो लीनियर ना होकर के एंगुलर है, रोटेशनल डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो शॉर्ट पिच भी बोल सकते हैं इसको, नेक्स्ट जो वाइंडिंग है शॉर्ट पिच हो सकता है, फ्रैक्शनल पिच हो सकता है, ठीक है, और होता है कॉर्डेड पिच वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग से क्या मतलब होता है, फुल पिच वाइंडिंग इसको बोलते हैं कॉइल विच हैव कॉइल स्पान इक्वल्स टू 1 पोल पिच। कॉइल स्पान बोल दो, कॉइल पिच बोल दो, दीज आर दी अदर नेम्स ऑफ द कॉइल स्पान, ओके। तो कॉइल पिच भी बोल सकते हैं। तो कॉइल विच हैव अ कॉइल स्पान इक्वल्स टू 1 पोल पिच, 1 पोल पिच इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, अगर हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो, और 365 पी होता है अगर हम मैकेनिकल डिग्रीज में हमें चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल पिच बोलते हैं। फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, इन विच अदर डेफिनेशन एक तरह से ये भी लिख सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड इक्वल्स टू 1 पोल पिच या इज इक्वल्स टू दी 1 पोल पिच। उसको भी हम कॉइल स्पान बोल सकते हैं, सॉरी फुल पिच वाइंडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि कॉइल स्पान क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉइल साइड्स, ओके। तो इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, विच एवर यू कैन, आपको जो सुटेबल हो यू कैन राइट डाउन, ओके। सो ये एक डायग्राम है इसका सिंपल सा, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि ये एक डायग्राम है इसका, जिसमें कि दीज आर दी दिस इज दी फुल पिच वाइंडिंग, दिस इज दी फिजिकल अरेंजमेंट, डेमो टाइप का फिजिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें और अभी अमेंडमेंट्स होंगे, तो दिस इज मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वाइंडिंग इसी फॉर्मेट में लगी होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंगल टर्न वाइंडिंग को कन्फिगर किया है, ठीक है। अगर समझने की बात यह है कि अगर मैं इसको डबल टर्न वाइंडिंग बोलती या 2 टर्न की वाइंडिंग में कन्वर्ट करती तो कैसे करती, देखो समझ की बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से अगर मैंने इसको एक टर्न दे दिया है, ठीक है, एक बार घुमाया है, यानी एक बार किसी भी, जैसे मान लीजिए ये स्लॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन स्लॉट्स में मैंने अगर वाइंडिंग को घुमाना है तो अगर मैं एक साइड से घुमा दी, दोनों टर्मिनल बाहर निकाल के, एक से इनकमिंग जा रहा है, एक से आउटगोइंग करंट जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होती है सिंगल टर्न वाइंडिंग। अगर मैं इसी टर्न को एक बार टर्न कराने के बाद दोबारा घुमाऊंगी तो ये क्या कहलाएगी, 2 टर्न वाइंडिंग कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। इसी टर्न को तीसरी बार घुमाऊंगी तो 3 टर्न वाइंडिंग, 4 बार घुमाऊंगी तो 4 टर्न वाइंडिंग, 5, 6 जितनी बार घुमाऊंगी उतनी टर्न की वाइंडिंग वो बन जाएगी। तो ठीक है, यही फिजिकल अरेंजमेंट होता है किसी भी मशीन में वाइंडिंग को अरेंज करने का, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये मान के चलिए नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। ये जो डायग्राम कन्फिगर यही देख लो, इस डायग्राम को मैंने बीच में से कट कर दिया, इस तरह से इसको ले डाउन कर दिया तो मेरे पास स्लॉट इस तरह से निकल के आते हैं। ये मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इस तरह से वाइंडिंग अरेंज है, यहाँ पे गई, फिर उसके बाद यहाँ से एक बहुत ही रफली डायग्राम बता रही हूँ, ये हो गया मेरे पास सिंगल टर्न, ठीक है। ये सिंगल टर्न है, एक ही बार घुमाया तो सिंगल टर्न वाइंडिंग है। अब मैं क्या करूँ, इसका टर्मिनल बाहर ना निकाल करके दूसरा टर्न बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं वापस घुमा दूँगी इसी वाइंडिंग में, इसी स्लॉट में, ठीक है। फिर घुमाया, फिर वापस इसी वाइंडिंग इसी स्लॉट में लेके आई, फिर यहाँ से मैंने टर्मिनल बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही है, और अच्छे से समझ में आ रही है आगे का जो भी हम पढ़ेंगे ना उसमें, तो मैंने उसमें और नीटली डायग्राम में बनाऊंगी, ठीक है। तो सिंगल टर्न क्या होता है, डबल टर्न क्या होता है, अब ठीक हो, इसमें क्या है, ये क्या है हमारे पास सिंगल टर्न वाइंडिंग अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉइल साइड नंबर 1 है, ये कॉइल साइड नंबर 2 हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं कॉइल पिच बोलती हूँ। और अगर ये 180 डिग्री के इलेक्ट्रिकल के इक्वल है या ये 360 डिग्री अपॉन पी मैकेनिकल के इक्वल है तो इट इज कॉल्ड अ फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। फुल पिच वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर जो हम अभी पढ़ेंगे वो होता है हमारे पास कॉर्डेड पिच, शॉर्ट पिच और फ्रैक्शनल पिच। अब देखो सिंपल सा उसमें क्या होगा कि देखो किसी ना किसी, देखो फ्रैक्शनल पिच है, दैट मीन्स अभी यहाँ पे एंगल कितना है, 2 कॉइल साइड के बीच का 180 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल ले लेती हूँ तो मान लीजिए कि कोई भी एक एंगल आ जाएगा जीटा, उस एंगल से क्या हो जाएगा, इसका जो कॉइल पिच होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो वाइंडिंग जिसका कि कॉइल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल ना हो करके 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल हो, ठीक है, या 180 डिग्री से लेस देन हो, तो उस तरह की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच या फिर फ्रैक्शनल या फिर कॉर्डेड पिच वाइंडिंग,
ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट पिच बाइंडिंग। ओके, सो शॉर्ट पिच बाइंडिंग में क्या होता है, बाइंडिंग एज आई कैन टेल यू इन earlier that winding which have coil span less than 180 degree is called as the short pitch winding। ठीक है, सो इसमें वही चीज़ है, देखो कॉइल स्पैन क्या होता है, अगर वन पोल पिच से लेस देन होता है तो उसको हम शॉर्ट पिच बोल सकते हैं। कॉइल स्पैन इज लेस देन 180 डिग्री है या फिर 360 डिग्री अपॉन पी, दैट इज योर मैकेनिकल डिग्रीज, तो उसको भी मैं क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। या फिर बोल सकते हैं कॉइल स्पैन जो होता है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जीटा। जीटा इज दी शॉर्ट पिच एंगल और कॉर्डिंग एंगल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, सो ये हमने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम लिया है जिसमें कि मैंने एक सिंगल टर्न वाइंडिंग को कॉन्फ़िगर करके बताया है शॉर्ट पिच एंगल के या शॉर्ट पिच वाइंडिंग के फॉर्मेट में। कुछ भी नहीं है, देखो दो पोल्स हैं, ठीक है, दो पोल्स के बीच में यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है। ठीक है, अब अगर देखो ये वाइंडिंग जो है अगर फुल पिच होता ना तो जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका जो एज होता ना वो इस लाइन पे टच कर रहा होता। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग में कैसे होता, यहाँ से ये स्टार्ट होती, फिर ये ऐसे करके पूरा 180 डिग्री को कवर अप करती। लेकिन हमें 180 डिग्री हमें चाहिए नहीं फुल पिच के लिए, शॉर्ट पिच के लिए कुछ ना कुछ एंगल से वो लैग करेगी। ठीक है, जो वाइंडिंग होती है वो कुछ ना कुछ एंगल डिले करती है या लैग करती है शॉर्ट पिचिंग के लिए। ठीक है, तो जो वाइंडिंग है शॉर्ट पिच के लिए वो कितना मार्जिन छोड़ेगी फुल पिच, ये जो अपने पोल पिच है या पोल की जो सेंटर है उनके बीच में कितना मार्जिन छोड़ेगी, जीटा बाई 2 का, जीटा बाई 2 का। ठीक है, तभी मेरे पास जो एंगल निकल के आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस जीटा होगा। अगर मेरे पास ये फुल पिच होता तो दोनों के पोल के जो सेंटर पॉइंट थे उनसे स्टार्ट या उनको टच करता हुआ हमारा फुल पिच बनता, तब जाके हमारा कॉइल पिच या फिर पोल पिच कितना निकल के आता, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल निकल के आता ना। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है, शॉर्ट पिच बनाना है, तो शॉर्ट पिच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जीटा बाई 2 दोनों का एक हम मार्जिन लेके चलेंगे एंगल का। ठीक है, अब ये जीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो होती है वो इसमें चलती हैं। जीटा क्या होता है बेटा, कॉर्डिंग एंगल होता है, या इसी को मैं शॉर्ट पिच एंगल भी बोलती हूँ। यानी कि इस एंगल के थ्रू क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं, या उसकी पिच जो है उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस एंगल जो होता है ना, यहाँ पे ये एंगल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये एंगल ही ना हो, अगर एंगल की वैल्यू 0 हो तो वाइंडिंग क्या होगी, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में आपका पोल पिच चला गया, दैट मीन्स आपका कॉइल साइड या कॉइल स्पैन जो है वो पोल पिच के इक्वल में आ गया, तो वो वाइंडिंग शॉर्ट पिच ना होकर के क्या कहलाएगी, शॉर्ट फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो जीटा का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, उसकी वैल्यूज़ जो होती है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि उसके अंदर क्या क्या उसको डिमांड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, या ईएमएफ जो है उसको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग की डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट जो होता है, मैंने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन या एक और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करी है। देखो फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग दोनों की अलग अलग टेबल्स मैंने बनाई हुई है। ये जो डायग्राम आपको विजुलाइज हो रहा है, ये डायग्राम है आपका सेलियंट पोल स्ट्रक्चर का, सेलियंट पोल रोटर टाइप जो मेरा सिंक्रोनस मशीन है उसका स्ट्रक्चर है। अभी हमने सेलियंट पोल के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक लिटिल इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत जानकारी इसके लिए दे चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, देखो बेटा आर्मेचर जो होता है ना, इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, स्टेटर पे। तो दिस इज आर माई स्टेटर, दिस इज माई स्टेटर साइड एंड दीज आर दी स्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रोटर होगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल स्टेटर होगा या आर्मेचर होगा, जिसमें कि मैंने यहाँ पे इस तरह से स्लॉट्स की कटिंग करी हुई होगी। ठीक है, ये मेरे स्लॉट्स कटे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे मेरा कंडक्टर जो है या वाइंडिंग जो है उसको मैंने यहाँ पे बाउंड कर रखा है या अरेंज कर रखा है। इसके अंदर जो रोटर का टाइप है वो मेरा किस तरह का पोल टाइप रोटर है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया गया है सेलियंट पोल रोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोटर होता है, सेलियंट पोल रोटर होता है और एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 पोल का सेलियंट पोल स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, एन एस 2 पोल नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पे आपको, और ये मेरा एक आर्मेचर का स्टेटर पोर्शन है। इसको मैंने इस तरह से कन्फिगर भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कटिंग कर दी तो आर्मेचर वाइंडिंग को मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में इसको अरेंज कर सकती हूँ।
दिस इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग विच इज शोन इन दिस डायग्राम। ओके, सो आप इसको डायग्राम को नाम भी दे सकते हो, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द टू पोल सेलियन पोल स्ट्रक्चर टाइप आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फिजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, फिजिकल अरेंजमेंट। सो देखो इसमें क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे स्लॉट्स ले रखे। अब देखिए जो मेरे पास पोल पिच होता है इसको मैं नंबर ऑफ स्लॉट्स की टर्म में भी बता सकती हूँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीज में भी बता सकती हूँ। ठीक है, स्लॉट्स की वे में कैसे बता सकती हूँ, जहाँ से मैंने वाइंडिंग का एंडिंग कर रखी है या जहाँ पे टर्मिनल को एग्जिट कर रखा है या टर्मिनेट कर रखा है, उस पॉइंट से लेकर के जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी वाइंडिंग की, उस पॉइंट का या उस स्लॉट का जो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, पोल पिच निकल के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ दी स्लॉट्स। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने स्लॉट्स बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से मतलब ये देख लो कि ये मेरा स्लॉट है नंबर 1 और ये नंबर 6 है। देखो इन दो पोल के बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए टू मेक अ पोल पिच। ठीक है, तो वो 180 डिग्री ऑब्वियसली कैसे होगा, इसी वे में होगा ना, यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा, देन इट विल बी अ 180 डिग्री। सेम अगर मैं क्लॉकवाइज ये तो मेरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगी तो भी इसी तरह से आएगा मेरा एंगल। ठीक है, तो जो मेरा 1 यहाँ पे अगर मैंने स्टार्टिंग करी है वाइंडिंग की इस तरह से, तो मेरा एग्जिट कहाँ से होगा वाइंडिंग का, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करी, 6 पे मैंने उस वाइंडिंग को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वही सिंगल टर्न वाइंडिंग के लिए अपन सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। डबल टर्न और डबल लेयर सिंगल लेयर की हम बात कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया है, उसके बारे में मैं आपको आज ही बताऊंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बहुत सी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेरा एक वाइंडिंग है, यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया लगाना इसको, यहाँ से एक टर्न घुमाया और यहाँ पे इसको लाके मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह से अगर 6 - 1 करूँगी तो मेरे पास स्लॉट्स के वे में, स्लॉट की टर्म में पोल पिच की वैल्यू क्या निकल के आती है 5। नेक्स्ट होता है पोल पिच का फॉर्मूला क्या था, इधर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो क्या होता है स्लॉट अपॉन पोल। ठीक है, स्लॉट पर पोल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर मुझे नंबर ऑफ स्लॉट्स की वैल्यू, अब देखिए इन्हीं चीज़ों से हम आगे समझते जाएंगे कि अगर हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है और हम क्या क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पोल, आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स दे रखा है, इस तरह का कोई डायग्राम दे रखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पोल पिच की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 6 - 1 करके मेरे पास 5 स्लॉट आ गया, दैट मीन्स मेरे पास पोल पिच इन टर्म्स ऑफ स्लॉट कितना है, 5 है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पोल पिच का स्लॉट पर पोल होता है। ठीक है, यानी कि एक स्लॉट में कितना पोल मेरा वहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी से मैं क्या निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ स्लॉट्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो ये क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स है, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल। दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ पोल पिच इन टर्म्स ऑफ दी स्लॉट्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने निकल के आ जाएंगे 5। दिस इज दी पोल पिच इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, और मेरे पास नंबर ऑफ पोल पिच मेरे पास गिवन है, पोल पिच मल्टीप्लाई बाय कर दूंगी नंबर ऑफ पोल कितना है, नंबर ऑफ पोल 2 है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्लॉट विच इज़ व्हाट, विच इज़ 10। ओके, नेक्स्ट मेरे पास स्लॉट्स निकल के आ चुका है, तो मैं क्या करूँगी, अब स्लॉट का एंगल भी तो निकाल सकती हूँ। ठीक है, स्लॉट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स, अगर मैकेनिकल डिग्रीज में चाहिए तो, और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में हम P/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही सब चीज़ें मैंने किया है यहाँ पे। 360 डिग्री मैकेनिकल भी इतना ही आया है, इलेक्ट्रिकल में भी उतना ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। P की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, 2 पोल की मशीन है। तो इस तरह से अगर मुझे इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में मेरा पोल पिच निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय दी 36। 5 इज द स्लॉट पर पोल इन के टर्म्स ऑफ स्लॉट पे भी में आपका पोल आया है, पोल पिच आया है, और 360 डिग्री या 36 डिग्री मेरा क्या यहाँ पर एक स्लॉट का एंगल है। ठीक है, एक स्लॉट के एंगल को अगर मैं पोल पिच से मल्टीप्लाई करूँगी तो वी हैव गॉट दी आंसर ऑफ पोल पिच इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिग्रीज विच इज़ व्हाट, विच इज़ 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होता है इन जनरलाइज, क्योंकि मैंने बताया आपको नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर पोल पिच की वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करती इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है फुल पिच वाइंडिंग के लिए। दिस इज द डायग्राम, एक्चुअली कैसे फिजिकली अरेंज होती है फिजिकल वाइंडिंग, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए, क्योंकि अभी हमारा मेन कंसर्न इसी पे है, आपका टॉपिक भी इसी पे है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गया है। ठीक है, हमने देख लिया पिच वाइंडिंग या पिचिंग के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं वाइंडिंग को इन 2 तरह से। नेक्स्ट होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होता है, इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि शॉर्ट पिचिंग क्यों की जाती है। पहले तो हमने फॉर्मूला देख लिया, क्या डेफिनेशन होती है, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। आगे हम यही सब चीज़ें इसके लिए भी परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हमको फिजिकली अरेंज कर सकते हैं वाइंडिंग को अगर वो शॉर्ट पिच वे में हो तो। आगे जो होता है इसके अंदर जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये होता है कि इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिचिंग का फ्लक्स पे और ईएमएफ पे क्या
क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, फ्लक्स और ईएमएफ पे शॉर्ट पिचिंग का क्या इफेक्ट होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे फैक्टर निकल के आता है केपी विच इज़ कॉल्ड अ पिच फैक्टर, ठीक है। केपी और केडी को होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, केपी क्या होता है, ये शॉर्ट पिचिंग फैक्टर होता है, ये इसको कोडिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यही सेम डायग्राम है, इसको मैंने यहाँ पर बताया है कि इसको अगर मैं ये मैंने अरेंज किया है किसके फॉर्मेट में, फुल पिच के अरेंजमेंट किया है। अगर मैं इसी को किस में अरेंज करूँगी, शॉर्ट पिच के वे में, तो मैं उसको कैसे अरेंज करती हूँ। शॉर्ट पिच में क्या होता है, वाइंडिंग विल टर्मिनेट इन दी स्लॉट नंबर 5। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 6 पे जो है कोल स्पान कितना आ रहा है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ रहा है। अब आपका मन करे तो 4 पे लगा दो वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करने के लिए, 3 पे लगा दो, 6 पे लगा दो, 2 पे लगा दो, 3 पे लगा दो, 4 पे लगा दो। अब कितने स्लॉट्स बाकी बचे, 5 है ना, उन 5 में से हम क्या करेंगे, या तो 5वें स्लॉट पे टर्मिनेट कर दो वाइंडिंग को, या चौथे पे कर दो, किसी पे भी करोगे ना, किसी में भी करो, बट 6 पे मत करना, क्योंकि अगर 6 पे टर्मिनेट कर दिया तो बस बात वही रह जाएगी कि वाइंडिंग फुल पिच हो जाएगी, ठीक है। हमें एंगल जो है 180 डिग्री से बिलो चाहिए, 180 डिग्री से बियॉन्ड, ना ही 180 डिग्री इक्वल में चाहिए, ना ही 180 डिग्री के बियॉन्ड चाहिए, हमें हमेशा बिलो में चाहिए होता है, ठीक है। तो बिलो करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को स्टार्ट तो मैंने 1 से किया है, लेकिन उसको टर्मिनेट कहाँ से करूँ मैं, 5 से कर दूँ या 4 से कर दूँ, मैंने 5 से किया है, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या एंगल निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस जीटा। जिस एंगल से आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग फुल पिच से लैग कर रहा होता है ना, उस एंगल को मैं जीटा बोलती हूँ, जिसको मैं पिच एंगल बोलती हूँ या कॉर्डिंग एंगल बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इसी से समझा रखा था, देखो यहाँ पे ये इस तरह का सीलिंग पोल नहीं बना रखा मैंने, यहाँ पे आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 और 6 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं वाइंडिंग को लगा रही हूँ तो मेरे पास फुल पिच अरेंजमेंट निकल के आता है। शॉर्ट पिच करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक जीटा एंगल का मार्जिन लेके चलूँगी, तो जीटा एंगल का मार्जिन 5 पे भी ले सकते हो, 4 पे भी ले सकते हो, वो जीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है। अब 180 डिग्री है, समझने वाली बात है, 180 डिग्री है, मान लो जीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो 180 माइनस 30 कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो 150 डिग्री मेरे पास क्या निकल के आएगा, एंगल, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट पिच का पिच पोल पिच निकल के आएगा, ठीक है ना। या कोई स्पान जो है मेरे पास 150 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। जीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। तो सब वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जीटा पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो जीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसको किस तरह से निकालते हैं, वो हम फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, ये तो शॉर्ट पिच की बात खत्म होती है। नेक्स्ट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी का हमें डेरिवेशन करना है, अभी क्लास में करेंगे कि इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिच ऑन फ्लक्स और ईएमएफ क्या होता है। तो एक जनरलाइज सा कंक्लूजन वाला लाइन में आपको बता देती हूँ, शॉर्ट पिचिंग का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो ईएमएफ होता है उसकी एक तो वेव फॉर्म जो होती है उसमें हार्मोनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह की वेव फॉर्म होती है, कोई साइनसोइडल ईएमएफ जो होता है वो हमारे पास ईएमएफ की वेव फॉर्म किस तरह में निकल के आती है, साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है। लेकिन उसमें मान के चलिए कि मान के चलो इस तरह का एक है, ठीक है, डायग्राम है। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हार्मोनिक कंटेंट होते हैं, तो उन हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए या उनको नलीफाई करने के लिए, चाहे वो 3rd हार्मोनिक कंटेंट हो, चाहे वो 5th हार्मोनिक कंटेंट हो, चाहे वो 7th हार्मोनिक कंटेंट हो, उनको हम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा हम केपी या फिर पिच फैक्टर का या शॉर्ट पिचिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज तो क्या है शॉर्ट पिच का, कि हमें ईएमएफ में या हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वोल्टेज की, उसके अंदर हार्मोनिक कंटेंट को नलीफाई करना हो या उनको रिड्यूस करना हो, तो वी कैन यूज़ दी शॉर्ट पिचिंग। देखो शॉर्ट पिच भी एक तरीका हो सकता है हार्मोनिक को हटाने का, और दूसरे क्या कर सकते हैं, हम जो आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं उनको हम तिरछा काटें, स्क्विड जिसको हम बोलते हैं ना, स्क्विड एक टर्म याद पड़ी होगी आपने पिछली क्लास में, या नहीं पढ़ी तो हम इंडक्शन मशीन में पढ़ेंगे इसको क्या है, ठीक है। तो स्क्विड करते हैं इसको, यानी तिरछा काटते हैं ताकि हमारे जो हार्मोनिक कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए और वेव फॉर्म जो है वो एक तरह स्मूथ वेव फॉर्म निकल के आए आउटपुट वेव फॉर्म। तो ठीक है, ये हो गया अपने पास। और दूसरा क्या होता है, फ्लक्स परपोज जो होता है ना वो इसमें रिड्यूस निकल के आता है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि हमेशा शॉर्ट पिचिंग आप कर रहे हो तो शॉर्ट पिच में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया है, बेसिकली हमने क्या किया है, स्लॉट कम कर दिए, स्लॉट्स कम कर दिए, ठीक है। पहले 180 डिग्री था, अब हमने 180 डिग्री माइनस जीटा कर दिया है। तो एक तरह से मान के चलिए कि हमने फ्लक्स का जो पोर्शन है उसको हमने काट दिया, यानी फ्लक्स परपोज जो था उसके पोर्शन को हमने कम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से है, क्योंकि पोल पिच, देखो पोल टू पोल जो होता है उसको हम पोल पिच बोलते हैं, ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल की जो एडजेसेंट पोल की डिस्टेंस आती है उसको हमने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। पहले वो डिस्टेंस वास्ट थी तो हमें फ्लक्स भी ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि हमने एक्टिव लेंथ जो है ना बेटा वो कम कर दी है। पहले एक्टिव लेंथ ज़्यादा थी, ब्रॉड थी, तो वी हैव गेट दी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लक्स,
बट अब हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट पिचिंग कर दी है। दैट मीन्स पोल टू पोल अब हमारा एरिया वास्ट नहीं है, एरिया फैला हुआ नहीं है आर्मेचर वाइंडिंग का, अब वो थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है। कितना एंगल कंप्रेस हो चुका है, जीटा एंगल कंप्रेस हो चुका है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फ्लक्स की वैल्यू में हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया जो है ना, रिवोल्यूशन का जो एरिया है, रोटेशन का एरिया है, वो थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। तो इसी तरह से बोला जाता है कि फ्लक्स पर पोल जो होता है इसके अंदर कम निकल के आता है। अब फ्लक्स कम हुआ है तो ऑब्वियसली ईएमएफ भी कम होगा। भले ही फ्लक्स की वैल्यू कम होती है या ईएमएफ की वैल्यू कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इसका कि इसमें हार्मोनिक कंटेंट जो होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है और मोर एक बहुत से एफिशिएंट आउटपुट निकल के आता है इन वाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। फुल पिच वाइंडिंग के थ्रू इतना एफिशिएंट रिजल्ट नहीं निकल के आता जितना कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ द मशीन अगर बढ़ानी हो तो उस पर्सपेक्टिव में हम बोल सकते हैं कि हम शॉर्ट पिचिंग का यूज़ करें। तो देखिए ईएमएफ रिड्यूस होता है। अब इसमें क्या होता है, जिस फैक्टर से हमारे पास जो फ्लक्स पर पोल है वो रिड्यूस होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, KP विच इज़ योर पिच फैक्टर, ठीक है। ये पिच फैक्टर की वैल्यू ही निकालेंगे हम, आगे का अभी जो लेक्चर है उसी में निकालेंगे पिच फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि फ्लक्स पर पोल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एक पोल में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ की वैल्यू हमने पहले पढ़ी थी, E इक्वल्स टू क्या होती है 4.44 F5 एंड PH समथिंग होती है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो उस ईएमएफ की वैल्यू को कैसे वो रिड्यूस करता है KP फैक्टर, और फ्लक्स की वैल्यू को कैसे वो रिड्यूस करता है, तो इस चीज़ को हमें आगे की क्लास में देखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज क्लास में इतना रखते हैं, फिर ज़्यादा ही हो जाएगा तो हम फॉलो नहीं पाएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखो, पोल पिच क्या होता है, पोल स्पान क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे इसका शॉर्ट पिच का, कि कैसे शॉर्ट पिच के थ्रू हम लोग जो है वो ईएमएफ की वैल्यू कैसे रिड्यूस हो रही है फ्लक्स की वैल्यू से, और केपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब मेन इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए हमें, एक तो जीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी और केपी की वैल्यू कैसे निकलती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं हमारे लिए समझने में, ठीक है। तो जीटा की वैल्यू तो हार्मोनिक पर्सपेक्टिव से हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे थर्ड हार्मोनिक रिड्यूस होगा। एक फॉर्मूला इसका मैं जनरल बता सकती हूँ, वैल्यू जो हम निकालना है ना, डेरिवेशन जो करेंगे वो होता है कोस जीटा बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। ये वैल्यू हमें निकालनी होगी लास्ट आगे के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।